हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो एमआरएस अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का, उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। जो अकाउंटेंट की वैकेंसी आप लोग की आई है उसकी, उसमें जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। तो आज की वीडियो में उसी से रिलेटेड आपके जो अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जो वित्तीय विवरणी और फाइनेंशियल आपके स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं या फिर जो इंट्रीज की जाती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले भी मैं काफी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, इसमें काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उससे अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आइए शुरू करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। वह प्रविष्टि जिसमें एक से अधिक डेबिट या क्रेडिट हो कहलाती है। An entry which has more than one debit and or credit is called dash. Contra entry, compound entry, single entry, double entry. तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो एंट्री होती है, एक कोई एंट्री करी जा रही है जिसमें एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट हो। तो आपको जनरल एंट्रीज में पता होगा, क्योंकि जो आजकल डबल एंट्री सिस्टम पर ही एंट्रीज की जाती हैं, तो वहां पर जो एंट्री रखी जाती है जिसमें एक से अधिक डेबिट या क्रेडिट हो, तो एक चीज तो डेबिट जाती है, दूसरी क्रेडिट जाती है, जो आपका एक एंट्री का पैटर्न रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक साथ हम दो तीन चीजें डेबिट कर देते हैं और कोई एक चीज क्रेडिट हो जाती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज डेबिट हो, दो तीन चीजें एक ही एंट्री में क्रेडिट कर दी जाए, तो वो एंट्री क्या कहलाती है, वो हो जाती है कंपाउंड एंट्री, संयुक्त प्रविष्टि। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ओवरड्राफ्ट को डैश के रूप में दिखाया जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन एज ए डैश, करंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी, करंट एसेट, अनसिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पर ये जानना है कि जो एसेट होती है या फिर जो लायबिलिटी होती है उसका नेचर क्या है, फिक्स्ड है, करंट है, फिक्टिशियस है, किस टाइप की है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि उसे हम कहाँ पर दिखाएंगे, पीएनएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, कहाँ पर उसको हम दिखाएंगे, वो किस प्रकृति की, उसका नेचर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो हो जाएगा आपकी करंट लायबिलिटी में आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति है, गुडविल इज एन एक्सपेंस, अ लायबिलिटी, एन एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो गुडविल होती है, ख्याति होती है, वो क्या होती है, एक व्यय होती है या फिर एक दायित्व होगा, एक संपत्ति की तरह, या फिर एक आकस्मिक दायित्व है। तो जो गुडविल होती है, ख्याति होती है, वो क्या हो जाएगी, एक एसेट होती है। किस तरह की एसेट होती है, इंटैंगिबल एसेट होती है, अमूर्त संपत्ति होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, डैश इज द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, निम्नलिखित में से लेखांकन का अंतिम चरण है। यहाँ पे आपको बताना है जो अकाउंट्स हम बनाते हैं तो उसका जो लास्ट फंक्शन होता है, जो फाइनल फंक्शन होता है वो क्या होता है, या फिर ये कह सकते हैं लास्ट स्टेप क्या होती है, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो लास्ट होता है, तो आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग साइकिल, जिसमें हम एक एक करके एक के बाद एक चीजें करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका बुक कीपिंग की जाती है, लेजर बनाया जाता है, फिर हम बनाते हैं जो अपने फाइनल अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसके बाद स्टेटमेंट कुछ बनाए जाते हैं, उसके बाद हम उससे ये निष्कर्ष निकालते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और उसके बाद हम किसी निष्कर्ष तक, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, उसकी इंटरप्रेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फाइनल फंक्शन होता है वो हो जाता है इंटरप्रेटिंग, निर्वचन करना। निर्वचन करने के बाद हम ये पता लगाते हैं, फिर ये देखते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटस है या जो हमारी बिजनेस की स्थिति है वो कैसी है, जिससे कि हम आगे कुछ भी डिसीजन ले सके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल व्यापारी के लिए आयकर एक डैश है, फॉर ए सोल ट्रेडर इनकम टैक्स इज ए डैश, बिजनेस एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस है, या फिर सेल्स है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कोई एकल व्यापारी है, तो आपको पता होगा जो बिजनेस होता है वो कई टाइप्स का रहता है। तो यहाँ पर साझेदारी भी होता है, एकल होता है, कंपनीज होती हैं, ज्वाइंट स्टॉक होता है, संयुक्त उद्यम होते हैं, बहुत तरह का रहता है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कोई एकल व्यापारी है और उसने इनकम टैक्स को पे किया है, इनकम टैक्स चुकाया है, तो वहां पर उसके लिए इनकम टैक्स किस तरह का होगा, एक व्यावसायिक व्यय होगा, एक व्यक्तिगत व्यय होगा, या फिर व्यय के लिए प्रावधान है, या फिर बिक्री की तरह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
वो उसके व्यक्तिगत व्यय में आता है, पर्सनल एक्सपेंसेस में आता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो इनकम टैक्स वो पे कर रहा है वो बिजनेस एक्सपेंस ना होकर के उसे हम व्यक्तिगत व्यय मानते हैं। आपने इनकम टैक्स पढ़ी है तो वहां पर आपने पढ़ा होगा इनकम के बारे में कि इनकम के 5 हेड होते हैं। तो इसमें से जो आपका इनकम टैक्स होता है उसको जो बिजनेस प्रोफेशन है उसमें जो स्वीकृत व्यय होते हैं उसमें नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? इसीलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो व्यवसाय से संबंधित नहीं होता है, वो व्यक्तिगत व्यय होता है। यहाँ पर किसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करंट लायबिलिटी। यहाँ पर पूछा है इसमें से कौन सा जो है वो आपका चालू दायित्व होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेडमार्क, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में चालू दायित्व करंट लायबिलिटी पूछ रहा है कि जो पूरक व्यय होते हैं या फिर जो ट्रेडमार्क है या फिर जो शेयर जारी करने पर छूट दी जाती है या फिर जो अदत्त वेतन होता है वो यहाँ पे जो चालू दायित्व हो जाएगा, जो आपकी करंट लायबिलिटी होगी वो हो जाएंगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी वो हो जाएगी करंट लायबिलिटी। बाकी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं करंट एसेट। ट्रेडमार्क तो आपकी संपत्ति हो जाएगी। ट्रेडमार्क क्या हो जाता है, ट्रेडमार्क आपकी इंटैंगिबल एसेट हो जाती है। और जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स होता है वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो दिखाए जाते हैं उसमें दिखाया जाता है एसेट साइड में। यहाँ पर जो चालू दायित्व है वो हो जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध ऋणों की वसूली होगी। बैड डेब्ट रिकवर्ड विल डैश इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, इंक्रीज द डेटर्स बैलेंस, इंक्रीज द क्रेडिटर्स बैलेंस, लॉस। तो जो अशुद्ध ऋण होते हैं, बैड डेब्ट होते हैं, यानी कि ऐसे डेब्ट जिनकी एक ये नहीं आशा नहीं रहती है, होप नहीं रहती है कि उनको रिकवर किया जा सकता है या वो कभी हमको मिलेंगे, तो वो बैड डेब्ट में डाल दिए जाते हैं। तो अगर उनकी रिकवरी हो जाती है, वसूली हो जाती है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है जो आपका बिजनेस है उस पर, कि वहां पर जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है, या फिर जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स का जो बैलेंस होता है वो बढ़ जाता है, या फिर जो क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है वो बढ़ जाता है, या फिर ये एक तरह की हानि होती है। ये क्या हो जाएगा, जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि डेटर्स क्या होते हैं, जो सेल्स जैसे आपने करी है, उधार बिक्री जब आप कर रहे होते हैं, क्रेडिट सेल आप जब कर रहे होते हैं, तो उसी से आपके डेटर्स बनते हैं। तो जब उनकी वसूली होगी तो आपके पास क्या होगा, धनराशि बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बिजनेस का बढ़ेगा। तो कई आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द रिडक्शन इन कैटलॉग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। किसी वस्तु के सूची मूल्य में दी जाने वाली कमी है। कैश डिस्काउंट, कमीशन, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी वस्तु का जो सूची मूल्य होता है, कैटलॉग प्राइस होता है, उसमें किसी भी तरह की छूट दी जाती है, कमी दी जाती है, तो वो क्या होता है, तो वो हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट या फिर व्यापारिक बट्टा जिसे कहा जाता है। इसमें क्या रहता है कि ये जो छूट दी जाएगी वो सभी प्रकार के, या फिर कैश में करें पेमेंट या फिर जो है क्रेडिट सेल की गई हो, दोनों ही दशा में वाली छूट दी जाती है। लेकिन जो आपका कैश डिस्काउंट होता है वो केवल तभी दिया जाता है जबकि जो सेल की जाती है वो कैश सेल होती है। जो भी परचेज कर रहा है वो एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित टाइम पीरियड में जो पेमेंट है उसको पे कर देता है, तभी ये छूट जो कैश डिस्काउंट है उसे दिया जाएगा। अदरवाइज जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सभी को दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको बुक्स में, अकाउंट्स में जो हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं उसमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जो आपकी कैश डिस्काउंट होता है उसे हम जो एंट्रीज कर रहे हैं वहां पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे संपत्तियां जो व्यवसाय के उपयोग के लिए खरीदी जाती हैं लेकिन पुनः विक्रय के लिए नहीं, उन्हें जाना जाता है। The assets which are purchased for the use of the business but not for resale are known as current asset, fixed asset, fictitious asset, intangible asset। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ ऐसी एसेट्स को हम परचेज कर रहे हैं जो कि हम बिजनेस के उपयोग के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उनको हम दोबारा रीसेल नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कच्चा माल, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, वो भी आपकी करंट एसेट हो जाती है। उसको हम परचेज करते हैं और उसमें क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो है उसमें चेंजेस करके उसे अपने जो भी मेन हम प्रोडक्ट बना रहे उसमें यूज करने के बाद दोबारा हम रीसेल कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एसेट हम परचेज कर रहे हैं जो बिजनेस यूज में तो है लेकिन हम उसे रीसेल नहीं करेंगे, वो कौन सी हो जाएंगी, वो होती है हमारी फिक्स्ड एसेट, जो आपकी स्थिर संपत्तियां कहें या फिर अचल संपत्तियां। तो सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन में कह रहा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो इसमें से कौन सा वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो लाभ हानि खाता भी होता है, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी होता है और बैलेंस शीट भी होती है। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है, तलपट जिसे बोला जाता है, वो एक वित्तीय विवरण नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि हम ये देख सकें कि जो हमने जनरल एंट्रीज की हैं, जो हमने लेजर बनाया है, वो कितना एक्यूरेट है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, किसी तरह का कोई सस्पेंस अकाउंट में नहीं कुछ हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो हमने अकाउंट्स अपने बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एक्यूरेट होंगे, करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक इकाई द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त आय है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए बिजनेस यूनिट इज डैश, एन एसेट, अ लायबिलिटी, अ लॉस, अ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम जो है वो एडवांस में रिसीव हुई है, तो इस तरह की इनकम क्या हो जाती है, एक संपत्ति कितना होगी, दायित्व होगी, एक हानि होगी या फिर लाभ होगा। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो जाती है, वो हो जाता है आपका, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक लायबिलिटी होती है, एक दायित्व होता है। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ एवं हानि खाते का परिणाम है, द आउटकम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डैश, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट ओनली, नेट प्रॉफिट ओनली। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने जो है बुक कीपिंग की, फिर जर्नल बनाया, उसके बाद हमने लेजर बनाया, फिर हमने बनाया अपना प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उससे क्या निकल के आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकल करके आता है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ऑलरेडी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से निकल के आता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम किस तरह के एक्सपेंसेस दिखाते हैं, जो डायरेक्ट आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया होगा उससे जुड़े हुए होते हैं, वो हम दिखाते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और उससे निकल के आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। उसी ग्रॉस प्रॉफिट में जब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या जो भी बिजनेस है आपका, उसमें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आप दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद जो निकल करके आएगा वो होता है आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि क्या परिणाम निकलता है या क्या आउटकम आता है, वो हो जाता है हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किसी व्यवसाय के लाभ और हानि खाते में दिखाया नहीं जाएगा, which of the following will not appear in profit and loss account of a business। इसको इतना भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी मद नहीं है, कौन से आइटम नहीं है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाती है। ड्राइंग, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या हम नहीं दिखाते जो लाभ हानि खाता है उसमें, तो जो आहरण होता है, जो ड्राइंग्स होती हैं, उन ड्राइंग्स को हम नहीं दिखाते हैं। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो P&L अकाउंट बनाते हैं, ड्राइंग्स को यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। अच्छा, ड्राइंग्स को किस तरह ट्रीट किया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो ड्राइंग्स होती है उसको हम किस तरह दिखाते हैं, कहाँ पर दिखाते हैं और कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तलपट में अंतिम स्टॉक दिखाया जाता है तो उसे डैश में ले जाया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इफ अपेयर्स इन ट्रायल बैलेंस इज टेकन टू डैश, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हैं वहां पर आपने अगर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दिखाया है, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को आप आगे कहाँ पर लेकर के जाते हैं, उसे आर्थिक चिट्ठी में लेके जाते हैं, लाभ हानि खाते में, व्यापारिक खाते में या फिर खाता बही में। तो उसे हम लेकर के जाएंगे, जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वहां पर स्टॉक के तौर पर हम उसको दिखाते हैं, तो हम उसे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। अगर अंतिम रहते हैं क्लोजिंग स्टॉक तलपट में ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है, तो ये माना जाता है कि जो इसका वैल्यूएशन किया गया है वो जो वर्ष की समाप्ति या फिर ईयर के एंडिंग में किया जा चुका है, और जो भी अमाउंट था उसको, जो परचेजेस की राशि थी उसमें से घटाया जा चुका है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, इसको डायरेक्ट हम चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट में डायरेक्ट जो एसेट साइड है वहां पर दिखाते हैं। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि अगर इसको क्रय में समायोजित किया जा चुका होता है तभी इसको दिखाया जा रहा है जो ट्रायल बैलेंस है उसमें। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसे डायरेक्ट हम व्यापारिक खाते में ना ले जाकर के बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक खाते का परिणाम है आउटकम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज। इसका आंसर अभी मैंने आपको समझाया ही था कि अगर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें से जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें वो सारी चीजें डाली जाती हैं जो डायरेक्ट होती हैं, जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़ी हुई होती हैं, तो उससे निकल के हमारे क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है या फिर ग्रॉस लॉस आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ई। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।